वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है। आज हम बात करेंगे जिन्नाह पाकिस्तान के हवाले से कि जिन्नाह किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, या जिन्नाह साहब का पाकिस्तान बनाने में क्या किरदार है। इसके ऊपर एक एक शॉर्ट सी एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। होप्स हो कि ये जो वीडियो है वो आपकी मदद करेगी उस जिन्नाह के कंसेप्ट को समझने में, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है ये क्वेश्चन। तो चलें, चलते हैं, ये वीडियो देखते हैं। 25 दिसंबर 1876 को जो है वो कराची में पैदा हुए, ठीक है। और 11 सितंबर 1948 को जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, ठीक है। वज़ीर मेंशन कराची में इनकी पैदाइश है। ये जो आपको सामने जो एक दिखाई दे रहा है घर, जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा भी मुंह के आगे मौजूद है, तो ये वज़ीर मेंशन है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है वो कायद आज़म की पैदाइश हुई। उसके बाद उन्होंने जो अपनी हायर एजुकेशन है वो कंप्लीट की जी। बैरिस्ट्री की जो एजुकेशन है लिंकन इन्स लंदन से, ठीक है, जो कि उस ज़माने में हर कोई जो है जो लॉ पढ़ता था और जो बैरिस्टर बनना चाहता था तो वो यूके जाता और वहाँ से जो है वो अपनी एजुकेशन को जो है वो हासिल करता। तो उसके बाद जब वापस आए लंदन से, तो उसके बाद जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो है इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। और स्टार्ट में जो है ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है उसके जो इत्तेहाद है उस इत्तेहाद के बहुत ज़्यादा हामी थे। यानी कि ये हिंदुओं और मुसलमानों को जो है वो एक साथ मिलकर स्ट्रगल करने पे जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, और इनकी सारी की सारी कोशिश यही रही कि मुसलमान और हिंदू एक साथ जो है वो आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात की जाए सर्विसेज ऑफ जिन्नाह की, कि जो कायद आज़म की जो सर्विसेज रहीं तो वो क्या रहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए कायद आज़म एक ग्रेट लीडर थे, एक ऐसे लीडर थे कि जो है वो बहुत ही ज़माने के बाद जो है वो ऐसे लीडर्स पैदा होते हैं जैसे कायद आज़म जो है वो लीडर थे, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही पाकिस्तान के लिए, और ख़ास करके इंडो पाक के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है इनकी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए ही थी, कि अगर पाकिस्तान बना इनकी एफ़र्ट्स की वजह से तो उसका मतलब ये है कि इन्हीं की एफ़र्ट्स की वजह से या इनकी एफ़र्ट्स शामिल थी जिस वजह से जो है वो इंडिया को आज़ादी मिली ब्रिटिश राज से। तो लीडरशिप इनकी जो है वो बहुत शानदार रही। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि इन्होंने जो आगाज़ किया, यानी अपने जो इनकी पॉलिटिकल लाइफ थी, पॉलिटिकल लाइफ का जो आगाज़ किया वो कांग्रेस से किया। अब कांग्रेस 1906 के अंदर जो है इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। और जिस टाइम पे इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, अगर इसका हम आंसर लेने की कोशिश करें तो हमें यह हैरत होगी कि कायद आज़म उस टाइम पे कांग्रेस को ही जो है वो निजात दहिंदा समझते थे, क्योंकि कायद आज़म कॉलोनलिज्म से बहुत ज़्यादा तंग थे और ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे कायद आज़म इसके कि भाई ये जो दूसरी कौमों के ऊपर जो है वो यूके जा के कब्ज़ा कर रहा था और वहाँ पे उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई थी। तो ऐसे में कायद आज़म ये समझते थे कि अब अंग्रेज़ों को अगर इस मुल्क से निकालना है तो उसके लिए हमें जो पॉलिटिकल वे है वो यूज़ करना पड़ेगा। उसमें कांग्रेस ही इतनी पावरफुल है, क्योंकि उस टाइम पे थी ही कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस ही इतनी पावरफुल है जो कि ये काम कर सकती है। और दूसरा, कायद आज़म बहुत ज़्यादा मुतासिर थे किससे जी, जो हिंदू लीडर्स थे उनकी सोच से। ख़ास करके गोखले माना जाता है कायद आज़म उनसे बहुत ज़्यादा या उनके थॉट्स से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। तो उन्होंने जो अपना यानी प्रैक्टिकल जो लाइफ का आगाज़ है पॉलिटिकली वो किया जी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से। और उसके बाद अगर हम बात करें कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के बाद, फिर जब मुस्लिम लीग जो है 1906 के अंदर बन गई, तो फिर जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ लाने में, यानी कि एक साइड पे मुस्लिम लीग है और दूसरी साइड पे कांग्रेस है, तो क्योंकि तब कांग्रेस के मेंबर थे तो इनकी कोशिश ये थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ जो है वो जोड़ा जाए। इसी वजह से जो है लखनऊ पैक्ट जो है सबसे पहला जो है इनका मेन रोल जहाँ पे हमें देखने को मिलता है 1916 के अंदर, कि 1916 में लखनऊ पैक्ट जो हुआ या लखनऊ का जो वायदा हुआ उसमें कायद आज़म ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, यानी बहुत ख़ास रोल प्ले किया। कि एक साइड पे कांग्रेस है या एक साइड पे हिंदूज़ हैं, दूसरी साइड पे मुसलमान हैं। अब कांग्रेस में भी हिंदू थे इसलिए सेपरेटली कहना ये मुश्किल है। तो एक साइड पे कांग्रेस, दूसरी साइड पे मुस्लिम लीग, और कायद आज़म जो हैं वो दोनों के ही मेंबर हैं, क्योंकि 1913 के अंदर जो है कायद आज़म वो मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन कर चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिज का जो है वो एक किरदार अदा किया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इनको साथ लाने के लिए, क्योंकि कायद आज़म ये समझते थे कि हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है वो इनकी मुश्तरका स्ट्रगल के ऊपर ही बेस करता है। इसलिए कायद आज़म ने लखनऊ पैक्ट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसीलिए जो सरोजिनी नायडू थी उन्होंने कायद आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर जो है, इसका खिताब दिया था।
उसके बाद डेली प्रपोजल्स जो हैं उसमें जिन्ना ने अपना रोल प्ले किया और उन्हें बताया कि भाई अगर आप हिंदुस्तान का फ्यूचर देख रहे हो या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देख रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मुसलमानों को भी जो है या उनकी टर्म्स को भी शामिल करें। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो आई, ठीक है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा हमने देखा कि उन्होंने जितनी भी टर्म्स डाली थी वो मुसलमानों के अगेंस्ट थी, ठीक है, हालांकि मुसलमानों को सूट नहीं करती थी। तो उसके ऊपर कायद-ए-आज़म ने अपना रद्द-ए-अमल दिया कि भाई हम नेहरू रिपोर्ट को तब एक्सेप्ट करेंगे जब आप ये पॉइंट्स उसमें शामिल करेंगे जो उन्होंने पॉइंट्स प्रपोज किए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि मुसलमानों को 1/3 मेजॉरिटी जो है वो दी जाएगी। तो उसमें उसके जवाब में फिर हमने देखा कि 14 पॉइंट्स कायद-ए-आज़म ने दिए और ये जो कायद-ए-आज़म के 1929 के अंदर 1929 के अंदर जो 14 पॉइंट्स थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने दो टोक ये कह दिया था कि भाई कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हिंदुस्तान के लिए अगर आप बनाएंगे तो उसमें अगर ये 14 पॉइंट्स शामिल नहीं होते तो मुसलमान या मुस्लिम लीग जो है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके बाद हमने देखा कि लाहौर रेजोल्यूशन जो है उसमें कायद-ए-आज़म ने फिर दोबारा से अपनी बात दोहराई कि भाई मुसलमानों का जो मामला है, ये जो सिलसिला है कि भाई मुसलमान आप ये कहते हो कि हिंदुस्तानी हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं, हिंदुस्तानी ज़रूर हैं लेकिन ये एक अलग कौम है और हिंदुस्तान के अंदर एक नहीं बहुत सी कौमें रहती हैं जिनमें दो बड़ी कौमें, एक हिंदू एक मुसलमान है। इसलिए आप जो मुसलमानों के एरियाज़ हैं, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, उनको जो है वो अलग स्टेट बनाए। तो ये यहाँ पर इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जो इनका प्रेसिडेंशियल एड्रेस था उसके अंदर। क्रिप्स मिशन ने फिर देखा हमने जिन्ना ने जो है वो 1942 के अंदर अपना रोल प्ले किया और इसे रिजेक्ट किया। उसके बाद जब गांधी जिन्ना टॉक्स हुई कि गांधी जो है वो इस बात पे अड़े रहे कि भाई कायद-ए-आज़म को इस बात पे मनाएं कि वो हिंदुस्तान की तकसीम जो है इसको न चाहें या इसकी हिंदुस्तान की तकसीम को रोक दें, क्योंकि जो इन्होंने स्लोगन लगाया हुआ है, लेकिन कायद-ए-आज़म अपनी बात पे अड़े रहे और उन्होंने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि अब मुसलमानों का जो है वो मुस्तकबिल इसी में है कि वो सेपरेट हो जाएँ। उसके बाद हमने देखा शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में जो कायद-ए-आज़म का एक शानदार किस्म का जो है वो स्टैंड था, और वो स्टैंड क्या था कि वो एक सीट के ऊपर स्टैंड था कि भाई सब ने ये कहा कि एक सीट ही की तो बात है कि अगर 5 सीट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई 5 सीट्स जो हैं आप मुस्लिम लीग की हैं, जिसमें से 4 मुस्लिम लीग और एक जो है हो तो मुसलमान लेकिन गैर मुस्लिम लीगी हो तो मान लें, लेकिन कायद-ए-आज़म इस बात के ऊपर नहीं माने। क्यों नहीं माने? कि कायद-ए-आज़म को पता था कि अगर वो आज इस बात के ऊपर मानते हैं कि कोई और जमात भी है, कोई और पार्टी भी है जो कि मुसलमानों को जो है वो रिप्रेजेंट करती है हिंदुस्तान के अंदर, तो कल को उन्हें जो है फिर इस दावे से ही पीछे हटना पड़ेगा कि भाई हमें पाकिस्तान चाहिए। क्योंकि अगर वो कल को ये कहेंगे हमें पाकिस्तान चाहिए तो यही कांग्रेस या दूसरी पार्टीज़ क्या कहेंगी कि भाई आप कैसे पाकिस्तान मांग रहे हैं जबकि आप तो 100% मुसलमानों को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। तो कायद-ए-आज़म अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने कहा नहीं भाई 100% मुसलमानों को मुस्लिम लीग ही जो है वो रिप्रेजेंट करती है और मुस्लिम लीग ये चाहती है कि भाई हम जो है वो सेपरेट एक होमलैंड लें। तो इनका बहुत ज़बरदस्त स्टैंड था। फिर कैबिनेट मिशन आया जिसको कायद-ए-आज़म ने एक्सेप्ट किया अपनी बसीरत के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जी इलेक्शंस 1945 ये पहले इलेक्शंस हुए और उसके बाद जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान आया। फिर 3 जून जो है 3 जून प्लान जो आया उसको भी कायद-ए-आज़म ने एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसके अकॉर्डिंगली आप हिंदुस्तान को तकसीम कर दें, ठीक है। अब अगर बात करें जिन्ना की जो सर्विसेज हैं वो पाकिस्तान बनने के बाद भी जो है जब तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज़िंदा रहे तो उन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पाकिस्तान को या एक नई स्टेट को जो है अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, जिसमें सबसे पहले सेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजीज़ हैं कि जो मुहाजिरीन का मसला था वो बहुत बड़ा था कि 65 लाख के करीब जो है वो लोग यहाँ पर माइग्रेट करके आए। तो उसमें कायद-ए-आज़म जब लाहौर आए तो उन्होंने मुहाजिरीन से और वहाँ के लोगों से खिताब किया कि अब ये जो लोग माइग्रेशन करके आ रहे हैं ये तकलीफ़ में है, ये मुश्किल में है, ये हमारे लोग हैं और अब हमें मिल के जो है इन्हें यहाँ सेटल करना है। उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं उनको जो है उन्होंने यहाँ पे स्पीच की कि भाई आप जो है अब आवाम के खादिम हैं, आप आवाम के ग़ुलाम हैं, आप आवाम के हाकिम नहीं, इसलिए अपने दरवाजे हर टाइम जो है वो खुले रखें आवाम के लिए, ठीक है। इसी तरह प्रोविजनलिज्म के ऊपर या रेसिज्म के ऊपर जो है उन्होंने बात की कि भाई अब आपको सूबाई और नस्ली तासुब से जो है वो बाहर आना है और जो है मिल के पाकिस्तान के लिए काम करना है। और पाकिस्तान की इकॉनमी के जो बेसिक फंडामेंटल्स थे उनको भी बताया कि भाई हमारा जो इकनॉमिक सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस करेगा, वो एक जस्ट सिस्टम होगा, यानी कि एक इंसाफ के ऊपर बेस करेगा और वो वेस्टर्न सिस्टम से अलग होगा, क्योंकि जो वेस्टर्न सिस्टम है वो हमें सूट नहीं करता, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो सूद के ऊपर या जो सिस्टम है एक
कैपिटलिज्म का, ठीक है, वो कैपिटलिज्म का सिस्टम जो है वो अब पाकिस्तान को सूट नहीं कर सकता कि जहां अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर। हमें एक ऐसा सोशल सिस्टम चाहिए जो सोसाइटी के लिए हो। इसीलिए फिर उन्होंने स्टेट बैंक जो है उसका भी जो है वो आगाज़ किया 1 जुलाई 1948 को, उसकी बुनियाद रखी। इसी तरह से स्टूडेंट्स के साथ जो है उन्होंने स्पीच की कि भाई अब आपने जो पाकिस्तान से पहले रोल प्ले किया था, स्टूडेंट्स को कहा कि तब आप तो पॉलिटिक्स के अंदर या सियासत के अंदर आपने हिस्सा लिया, लेकिन अब जब पाकिस्तान बन चुका है तो अब आपका काम जो है वो पूरे का पूरा जो है वो अपनी तालीम के ऊपर होना चाहिए, न कि सियासत के ऊपर। अगर लीडरशिप की बात करें तो देखिए कायद आज़म एक बहुत ही हार्ड वर्कर थे कि उन्होंने इतनी ज़्यादा जो है मेहनत की पाकिस्तान के लिए। 1940 में वो बीमार हुए, उन्हें टीबी हुई, लेकिन इसके बावजूद वो टीबी का जो है टीबी उस टाइम पे, आज भी देखिए इसका इलाज कितना ज़्यादा मुश्किल है, तो तब तो इसका इलाज था ही नहीं, फिर भी जो है उन्होंने ये बात छुपाई रखी और अगले 7 साल उन्होंने जो है वो अनथक मेहनत की, उसके नतीजे के तौर पर पाकिस्तान हासिल हुआ। टीम वर्क जो है उन्होंने किया, किस तरह से जो है पूरी की पूरी मुस्लिम लीग को लेके चले और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते गए, ठीक है। कम्युनिकेशन कायद आज़म की अगर बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स की, कि किस तरह से उन्होंने गोरों को जो है उनकी ज़ुबान में समझाया कि भाई पाकिस्तान जो है बनना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो उनका स्लोगन है यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, ठीक है, जिसको जो लिखा जाता है जगह जगह पे, लेकिन इसको फॉलो कहीं पे नहीं किया जाता। हर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर लिखा हुआ ज़रूर होता है, लेकिन उसे फॉलो नहीं किया जाता। अगर टू नेशंस थ्योरी में कायद आज़म के रोल की बात करें तो देखिए कायद आज़म का रोल दो बहुत ही यानी कि स्प्लिट हमें दो जगहों पे नज़र आएगा। वो कैसे स्प्लिट नज़र आएगा कि एक तो जिन्ना का जो रोल था वो 1935 से पहले था और दूसरा 1935 के बाद था। अब देखिए 1935 से पहले और बाद में क्या डिफरेंस है। 1935 से पहले माना जाता है कायद आज़म एक लिबरल थे, ठीक है, और अभी भी खैर बहुत से ये एक डिबेट लगी हुई है कि वो लिबरल थे या इस्लामी थे। तो उस टाइम पे जो उनका एक जो उनकी पॉलिटिक्स थी वो मुस्लिम लीग के गिर्द ज़रूर घूमती थी, लेकिन इस्लाम के गिर्द उस तरह से जो है वो नहीं घूमती थी। कि जब 1935 के बाद जो है कायद आज़म दोबारा से लंदन से वापस आए तो उनकी पॉलिटिक्स का रुख बदल चुका था। उन्होंने मुसलमानों को इस्लाम का स्लोगन दिया, मुस्लिम लीग को, कि भाई अब इस्लाम का स्लोगन ऐसा है या इस्लाम का नाम ऐसा है जिसके ऊपर मुसलमान जो है वो कट मरने को तैयार होंगे। क्योंकि स्टार्ट में कायद आज़म लिबरल थे, एक लिबरल थॉट के साथ वो मुस्लिम लीग को लेके चल रहे थे, लेकिन 1935 के बाद जो है या ख़ास करके 1940 के बाद देखें जब उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भाई मुसलमानों के लिए जो है वो क्या है, एक सेपरेट होमलैंड हमें चाहिए। इसीलिए कायद आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान तो उसी दिन ही बन गया था जिस दिन जो है वो पहला हिंदू हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हुआ था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जब 7वीं सेंचुरी के अंदर जो है वो यहाँ पे अरब ट्रेडर्स आते थे तो उस टाइम पे जो पहला शख्स हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हुआ था, तो इसका मतलब वो एक अलग शख्स था, उसने एक अलग कौम की बुनियाद रख दी थी जिसके रस्म व रिवाज, हर चीज़, कल्चर, हर चीज़ डिफरेंट था। तो ये कायद आज़म कहना चाह रहे थे कि भाई पाकिस्तान तो उसी दिन वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि वो बिल्कुल जो है वो पहले लिबरल थे, तो उसके बाद जो है उन्होंने इस्लामिक अप्रोच अपनाई और इस्लामिक अप्रोच के थ्रू जो है उन्होंने पाकिस्तान को हासिल किया। तो अब ये जो डिबेट है वो अभी भी फ़िलहाल आप देखते हैं कि हर रोज़ ही आपको देखने को मिलती है कि कुछ लोग कहते हैं कायद आज़म लिबरल पाकिस्तान की बुनियाद रखना चाहते थे, वो ख़ुद लिबरल थे इसलिए वो लिबरल की बुनियाद रखना चाहते थे। कुछ कहते हैं नहीं जी वो तो बहुत ज़्यादा इस्लामी थे और वो इस्लामी पाकिस्तान की बुनियाद रखना चाहते थे कि अगर वो लिबरल ही रखते तो फिर तो हम मुश्तरका हिंदुस्तान के अंदर भी या उनके साथ भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं चाहा। तो खैर ये एक डिबेट है, अब हर एक किसके ऊपर अपनी राय जो है वो मौजूद है। तो ये कायद आज़म की जो है वो सर्विसेज रहीं पाकिस्तान के लिए और टू नेशंस थ्योरी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा कि टू नेशंस थ्योरी को जो बिल्ड करने वाले थे वो कायद आज़म ही थे। कि अगर सर सैयद जो है उन्होंने टू नेशंस थ्योरी का एक जो है व्यू दिया था कि हिंदुस्तान के अंदर दो अलग कौमें हैं, तो कायद आज़म ने उसे बिल्ड किया और उसे हतमी शक्ल दी, और वो शक्ल क्या थी? वो पाकिस्तान की शक्ल थी। तो यहाँ पे इस टॉपिक को जो है वो एंड करते हैं।